दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सोमवार को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा रिजल्ट आने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों से मिले। नीतीश कुमार अगले सप्ताह चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सीएम नीतीश कुमार ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि एनडीए का सीएम दिवाली या छठ के बाद शपथ ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि पद को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मीडिया में नीतीश के एक करीब सहयोगी ने कहा कि वे अगले सप्ताह चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन तिथि को अभी तक अंतिम रूप से नहीं बताया गया है। राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे सोमवार को शपथ लेंगे। उसी दिन भैया दूज त्योहार मनाया जाएगा, जिसे शुभ दिन माना जाता है। राजभवन के सूत्रों ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इसके बारे में उन्हें कोई संवाद नहीं मिला है। इससे पहले गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तो कोई दबाव नहीं है, मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के चारों घटक जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी दलों की कल औपचारिक बैठक होगी। इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं है, सीएम पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा। जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है और हम सरकार बनाएंगे। चारों घटक दल की औपचारिक बैठक शुक्रवार को होगी, उसके बाद निर्णय होगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खेल में भी दिल्ली सबसे आगे। हमारा सपना है कि एक दिन भारत चीन से ज्यादा पदक लाए। जी हम बात करें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह खेल में भी दिल्ली सबसे आगे है। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चीन से भी ज्यादा पदक लाए। इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खिलाड़ियों से देश के लिए खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कल दिल्ली के 77 उभरते खिलाड़ियों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मिशन एक्सलेंस योजना के तहत 4.39 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के दौरान पर ये बातें कही हैं। दिल्ली सचिवालय में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मिशन एक्सलेंस योजना के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता योजना की जानकारी दी है। खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति में कर्णम मालेश्वरी, अखिल कुमार, मनीषा मल्होत्रा, गगन नारंग और रोजन सोडी शामिल थे। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जो कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि त्योहारों को देखते हुए 227 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू हुई। जी हां, आपको बता दें कि मार्च में जब कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया था। अनलॉक के साथ ट्रेनें चलनी शुरू तो हुई, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में। देश भर में इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी और ट्रेन की कम संख्या के चलते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि नॉर्थ रेलवे सेंट्रल के मुताबिक दिवाली समेत अन्य त्योहारों पर यात्रियों को दिक्कत न हो, इसलिए व्यवस्था कर ली गई है, जिसके तहत 227 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन 227 जोड़ी ट्रेनों में 73 जोड़ी त्योहार स्पेशल हैं। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को आराम से कंफर्म टिकट मिल जाएगा। साथ ही ये ट्रेन नॉर्थ सेंट्रल जोन के सभी स्टेशनों को कवर करेंगी। रेलवे अधिकारियों की कोशिश है कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जिसके लिए प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
और वह अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बताते हैं कि बिहार में एआईएमएम के नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे हैदराबाद। ओवैसी से उनके घर पर की मुलाकात। जी हां, बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक तरफ एनडीए में जीत के बाद भी नीतीश कुमार खुशी नहीं मना पा रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी तक महागठबंधन की हार नहीं पचा पा रहे हैं। और वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हैदराबाद में जश्न चल रहा है। इसी जश्न में हिस्सा लेने बिहार विधानसभा में इस बार चुने गए पार्टी के 5 विधायक भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे के मुकाबले के बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वो असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। सीमांचल की 5 सीटें जीतकर ओवैसी के हौसले बुलंद है और उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि गोदान किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और मैं अगली खबर बता दूं जो कि बॉलीवुड ड्रग्स केस को लेकर है कि एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को भेजा समन। 13 नवंबर को होगी उनसे पूछताछ। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को समन भेजा है। ड्रग्स मामले में 9 नवंबर को उनके घर एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद अब एनसीबी ने उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से कल फिर से पूछताछ की और करीब 6 घंटे कर गैब्रिएला से पूछताछ की गई। अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर से ड्रग्स बरामद होने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब 13 नवंबर को उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होगा। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें बेटे की हार से टूट गए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले ये ईवीएम नहीं, हर वोट मोदी मशीन है। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेटे लव सिन्हा को हार का गहरा आघात अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को लगा है। ये और ज्यादा तब गहरा हो गया है जब शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा इसी वर्ष परायज का मुंह देख चुके हैं। बुधवार को एक ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी पर निशाना देते हुए कहा कि ईवीएम केवल चुनावी मशीन नहीं बल्कि कईयों के अनुसार हर वोट मोदी मशीन भी है। पिछले 1 साल में शत्रुघ्न सिन्हा परिवार के 3 सदस्यों को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में किस्मत आजमा रहे लव सिन्हा को बीजेपी उम्मीदवार के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए शत्रुघ्न सिन्हा हार चुके हैं, जबकि सपा के टिकट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट पर खड़ी पत्नी पूनम सिन्हा को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कह सकते हैं कि 1 वर्ष के भीतर शत्रुघ्न सिन्हा समेत परिवार के 3 सदस्यों की हार हुई है, जिसकी खींच स्वाभाविक है। और मैं आपको अगली खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आसिफ बसरा ने की खुदकुशी, पालतू कुत्ते की चेन से फांसी लगाकर दी जान। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर आई है। जाने माने अभिनेता आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक कैफे के पास उन्होंने सुसाइड किया है। धर्मशाला मैकडॉलगंज रोड पर वो बीते 5 सालों से किराए के मकान में रह रहे थे। उनके साथ उनकी महिला मित्र भी रह रही थी जो विदेशी मूल की हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि बसरा ने खुदकुशी क्यों की है। कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजना घटना की पुष्टि की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को मौके से कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे खुदकुशी के पीछे के कारणों का पता चल सके। पुलिस ने बताया कि गुरुवार दोपहर आसिफ बसरा अपने पालतू कुत्ते को टहलाने निकले थे। इसके बाद वह वापस आकर उन्होंने पालतू कुत्ते की ही चेन से फांसी लगा लिया। शुरुआती जांच और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक आसिफ डिप्रेशन में थे और कई दिनों से अकेले रहते थे। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बोले जनादेश महागठबंधन के पक्ष में, हम हारे नहीं, चुनाव आयोग ने हराया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कल राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। तेजस्वी यादव की मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर राजद नेताओं की बैठक में ये एक मत से निर्णय हुआ। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने बदलाव
बदलाव के लिए वोट दिया है, राजद और महागठबंधन को वोट दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें हराया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी अंतरात्मा और नैतिकता बची है तो जोड़ तोड़ गुणा भाग करके सीएम की कुर्सी पर बैठने की कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का फैसला हमारे पक्ष में है। तेजस्वी ने कहा कि मैं नतमस्तक होकर बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता ने अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनी है और कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में बैठे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 2015 में भी लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दिया था, लेकिन तब भी जनादेश का अपमान हुआ था और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें शिवसेना का तंज, कहा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के लेटेस्ट संपादकीय में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें राज्य का सीएम बनाना मतदाताओं का अपमान करने जैसा है। शिवसेना ने लिखा कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन उन्हें भाजपा के निर्देशों के तहत काम करना होगा। सामना में लिखा कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा होगा। सामने में लिखा गया कि भाजपा और राजद हैं दो वैचारिक रूप से अलग अलग दलों को जिन्हें वोट मिले हैं, जबकि जदयू को जनता ने खारिज कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार को राज्य का सीएम बनाना मतदाता के अपमान की तरह होगा। यह समारोह एक पहलवान को पदक देने के लिए होगा जो लड़ाई हार चुका है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते हैं, जिसमें जेल से बाहर आते ही अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को दी खुली चुनौती। कहा, हिम्मत है तो करे मुझसे बहस। जी आपको बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें व्यक्तियों को टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। याचिकाकर्ताओं को 50,000 रुपए की व्यक्तिगत ब्रांड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है, जिसके बाद रात करीब 8:30 बजे जेल से बाहर आए अर्नब गोस्वामी ने विजय चिन्ह प्रदर्शित करते हुए कहा कि यह भारत के लोगों की जीत है। और इसके बाद एएनआई से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहस करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र पत्रकारिता करने से हमें नहीं रोक सकते हैं। उस सरकार के द्वारा मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी कराई गई जो ये समझने को तैयार नहीं है कि वह स्वतंत्र मीडिया को पीछे नहीं धकेल सकती है। अगर उद्धव ठाकरे को मेरी पत्रकारिता से कोई परेशानी है तो उन्हें मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ उन सभी मुद्दों पर बहस करें जिनसे मैं उनसे सहमति नहीं रखता हूं। उन्होंने मुझसे पुराने झूठे और फर्जी मामले में फंसाया है। ये कितनी शर्मनाक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। मैं जेल के अंदर से चैनल चलाऊंगा। मालूम हो, जेल से रिहा होने के बाद अपने चैनल स्टूडियो पहुंचे गोस्वामी ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के आभारी है। मालूम हो कि उनके ऊपर अभी भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके और उनकी पत्नी पर एक महिला पुलिस के साथ मारपीट का आरोप लगा है। उन दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज है। ऐसे में वो फिर से अरेस्ट हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं जेल के अंदर से चैनल चलाऊंगा। अब हर भाषा में रिपब्लिक खोलूंगा। वो मुझे रोक नहीं सकते। मैं इंटरनेशनल मीडिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा और जो गलत है उसे ही गलत ही कहूंगा। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े दानवीर बने विप्रो के अजीम प्रेमजी एक साल में किया 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का दान। जी हम बात करें कि इतिहास में हम सब ने बड़े बड़े दानवीरों के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दानवीरों की सूची में अपनी जगह बना पाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारत में जब भी दानवीरों की बात आती है तो लिस्ट में सबसे ऊपर विप्रो के संस्थापक
अजीम प्रेमजी का ही नाम आएगा। उनकी दरियादिली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक वर्ष में करीब 7,904 करोड़ रुपए का दान किया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों में अजीम प्रेमजी ने सबसे ज्यादा धनराशि का दान किया। उन्होंने एक साल में 7,904 करोड़ यानी दिन के 22 करोड़ रुपए रोज दान दिए हैं और इस परोपकारी सूची में दिग्गज सूचना तकनीक कंपनी विप्रो के संस्थापक प्रेमजी ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें ओवैसी बोले कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस अलाप रही है वोट कटवा कर राग। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने एआईएम को वोट कटवा पार्टी बता दिया था। कांग्रेस ने वोट कटवा तंज पर जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में अपनी विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस से चिल्ला रही है। आपको बता दें कि उन्होंने पहले ही बिहार चुनाव में एआईएम की सफलता पर अपनी विफलता का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये फैक्ट है कि हमने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीते, महागठबंधन ने 9 और एनडीए ने 6 सीटें जीती। जिन सीटों पर एनडीए की जीत हुई है वहां जीत का अंतर हमारे मतों से अधिक था। ओवैसी ने कहा कि एनडीए हमारे उम्मीदवार की परवाह किए बिना जीता होगा। दूसरे शब्दों में महागठबंधन इन सीटों पर एनडीए को हराने में विफल रहा। शेरघाटी में राजद ने चरमपंथी दुर्गा वाहिनी से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन फिर भी जीत हासिल की। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को बताया नर्वस, कहा वह ऐसे छात्र जिसमें जुनून की है कमी। जी हां, बात करें कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया है। ओबामा ने राहुल को नर्वस और खुद के बारे में परिपक्व ना होने वाली गुणों वाला बताया है। अपनी किताब में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की है जिसने कोर्स वर्क तो किया है और शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी था, लेकिन इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या जुनून की कमी है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उनमें एक तरह की अगाध निष्ठा है। और वह अगली खबर में आपको बता दें जिसमें चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने पता नहीं किया क्या तिगड़म लगाया, सब पलट दिया। जी हम बात करें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सामने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को किसानों और नौकरियों के मुद्दे पर घेरा है। वहीं यूपी उपचुनाव पर बोले कि उनसे भी बड़ी बेईमानी बिहार में हो गई। बिहार के जैसा चुनाव हमने और किसी ने नहीं देखा होगा। लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी ने पता नहीं क्या तिगड़म लगाया, सब पलट गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। किसान मुख्यमंत्री से भी मिले हैं लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अब सोचिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। आप सरकार में हैं और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। सरकार चाहे तो समस्या हल हो सकती है। सरकार को नरम होना चाहिए। और वहीं चुनाव परिणाम के बाद पहली बार बोले तेजस्वी यादव, कहा छल कपट से बना रहे सरकार, नैतिकता हो तो कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब राजनीतिक दल सरकार गठन की कवायद में जुट गई है। एक तरफ चर्चा है कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद की शपथ ले सकते हैं और वहीं गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद तेजस्वी को पार्टी विधायक दल के नेता के साथ महागठबंधन के घटक दलों की सहमति से नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया गया है। इसके बाद तेजस्वी मीडिया से भी रूबरू हुए और एनडीए पर बिहार में छल कपट और जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का आरोप लगाया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सस्ता हुआ सोना। जान लेते हैं क्या रहा है आज का नया भाव। जी हम बात करें कि धनतेरस के दिन गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में मामूली गिरावट रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जानकारी दी कि गुरुवार को सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम की सस्ता हो गया। चांदी का भाव भी लगभग सपाट स्तर पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना चांदी सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है। जानकारों का कहना है कि फेस्टिव सीजन में 2 कीमती धातुएं
कंपनियां इसी रेंज में कारोबार करेंगी। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट कमोडिटीज तपन पटेल ने कहा कि मौजूदा फेस्टिवल सीजन में सोना और चांदी करीब इसी रेंज के कारोबार करेंगे। खुदरा निवेशकों और खरीदारों को सोने चांदी के भाव में कम उथल पुथल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम के सस्ता हुआ, जिसके बाद अब नया भाव 50,057 रुपए पर आ गया है। इसके पहले कारोबारी सत्र में सोना 50,138 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,865 प्रति औंस पर नजर आया। और हमें अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें 12 नवंबर को NCR में सुधरी हवा की गुणवत्ता, हिमाचल में बर्फबारी के हैं आसार। जी हम बात करें कि पराली जलाने के कारण उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल है। वहीं बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत महसूस की गई। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार की रात हवा की गति में तेजी आने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम हुआ है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 13 नवंबर से मौसम बदलने का अनुमान जताया गया है। इसके तहत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।